देखिए कक्षा 10 में आज हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो चैप्टर आपका ये है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ये होता है कि इसमें सबसे पहले आपको राशि के बारे में जानना है। जैसे आपकी राशियाँ होती हैं दो, एक आपकी राशि होती है चर और एक आपकी राशि होती है अचर। चर राशि का मतलब ये होता है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। अब देखिए, चर का मतलब होता है चल। चल का मतलब कोई चीज़ चले। अगर कोई चीज़ चलती है तो उसके मान में बदलाव होगा। इसका मतलब ऐसी जितनी राशियां होती हैं जिनके मान में हमेशा बदलाव, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उन राशियों को हम कहते हैं चर। और अचर का मतलब होता है अचल। अचल का मतलब कोई न चले। अगर कोई चीज़ चलेगी नहीं तो उसके मान में बदलाव, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ऐसी जितनी राशियां होंगी जिनके मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई परिवर्तन ना हो, उनको हम कहेंगे अचर। अब यहाँ आप गौर कीजिए, जैसे जो अंग्रेजी वर्णमाला के आपके अंत के अक्षर होते हैं, जैसे एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनको हम चर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप कक्षा 9 में पढ़े थे, कहीं आपको कोई समीकरण दे दिया जाता था, जैसे कहा जाता था कि 2x बराबर 10, ऐसे समीकरण दिया जाता था। यहाँ जब 2x बराबर 10 दिया जाता था तो आपसे कहा जाता था कि आप x का मान निकालो। तो x का मान आपका आता था 10/2, तो x बराबर होता था 5। यही x जब किसी दूसरे समीकरण के साथ आता था, किसी दूसरे प्रश्न में आता था, जैसे आपको दे दिया जाए 2x बराबर 16 और तब आपसे कहा जाए कि आप x का मान निकालो, तो x बराबर होता था 16/2, तब x बराबर होता था 1। यानी इस x का मान देखिए, किसी प्रश्न में यह x अपने मान को 5 देता है और यही x किसी दूसरे प्रश्न में अपने मान को 8 देता है। इसका मतलब ये है कि ये भिन्न भिन्न प्रश्नों में इसके मान हमेशा किसी प्रश्न में कुछ, किसी प्रश्न में कुछ, किसी प्रश्न में कुछ आ जाते हैं। इसका मतलब इसके मान में हमेशा बदलाव, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मैं इसको किस श्रेणी के तहत रखता हूँ? इसको मैं चर की श्रेणी के अंतर्गत रखता हूँ। अब यहाँ देखिए, अचर का मतलब होता है अचल। अचल का मतलब ये है, जैसे अब आप यहाँ गौर कीजिए, 10 है। 10 चाहे जिस प्रश्न में जहां भी होगा हमेशा अपने मान को 10 ही रखेगा, कभी 11, कभी 12 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये चीज कौन सी है? ये आपकी अचर राशि है। तो यहां है कि आपके दो चरों वाले, यानी कि आपका जो समीकरण होगा उसमें कितने हम चर लेंगे? 2 चर लेंगे। अब यहां देखिए, समीकरण का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर आप एक राशि ले लो चर, एक राशि आप ले लो अचर, और चर और अचर राशियों का प्रयोग करके उनके बीच में आप कोई संक्रिया का प्रयोग कर दो। संक्रिया जैसे प्लस की संक्रिया, माइनस की संक्रिया, भागे की, गुणे की, तो इससे एक आपको व्यंजक प्राप्त होता है और उस व्यंजक को मैं कहता हूं बीजीय व्यंजक। यानी कि आप x ले लो, 5 ले लो, इसके बीच में कोई आप संक्रिया लगा दो जैसे प्लस, तो ये बन जाता है आपका एक बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में ही एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसे हम कहते हैं समीकरण। तो समीकरण क्या चीज होता है? यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर राशि के कुछ निश्चित मानों से संतुष्ट हो जाए, उसे हम कहेंगे समीकरण। मैंने कहा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर राशि के कुछ निश्चित मानों से संतुष्ट हो जाए, उसे हम कहेंगे समीकरण। जैसे मान लीजिए हम दे दें x + 5 = 0। अब यहां देखिए, बराबर लगने का मतलब ये इसको दो पक्षों में बांट रहा है। दाएं हाथ के तरफ के पक्ष को दायां पक्ष, बाएं हाथ के तरफ के पक्ष को हम कहेंगे बायां पक्ष। तो ये आपका एक दायां पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष है। अब यहां से देखिए आप, अगर मान लीजिए हम x का मान निकालना चाहें तो x को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, जो आपकी अचर संख्या है ये बराबर के बाएं पक्ष में जाएगी, तो इसका मतलब इसका पक्षांतरण होगा
और जब पक्षांतरण होगा तो इसका मतलब इसका साइन बदलेगा, तो ये प्लस के साथ है तो इसका मतलब -5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? -5। तो यहाँ आप बताइए, यानी कि ये है एक बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक x के -5 मान से क्या होता है? संतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ x के स्थान पे -5 रखोगे तो जो इसका दायां पक्ष है वही इसका बायां पक्ष हो जाएगा, और समीकरण के संतुष्ट होने का यही मतलब है कि चरराशि के स्थान पे वह कौन सा मान रख दे जिसके रखने से उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। अगर मैं इस x के स्थान पे -5 के अलावा कोई दूसरा मान रख के देखना चाहूँ तो इसका अगर दायां पक्ष 0 है तो इसका बायां 0 नहीं होगा। किसके अतिरिक्त? -5 के अतिरिक्त। यानी कि अगर इसको संतुष्ट करना है तो x के स्थान पे आपको -5 ही रखना होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि यह एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो आपका क्या करता है? चर x के एक निश्चित मान -5 से ही क्या होता है? संतुष्ट होता है। तो इसका मतलब जो x के एक निश्चित मान से संतुष्ट होने का काम करे तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम नाम देते हैं कि ये बीजीय व्यंजक हमारा क्या है? समीकरण। तो समीकरण का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जो x के यानी कि चरराशि के कुछ निश्चित मान से संतुष्ट हो जाए उसको मैं कहूँगा समीकरण। तो इसका मतलब समीकरण आपका कैसा होना चाहिए? 2 चरों वाला होना चाहिए, और साथ साथ वह 2 चरों में हो लेकिन रैखिक हो, यानी कि आपका x, y, z, u, v, w में उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई समीकरण 2 चरों के साथ लिखा जाए और चर की घातें 1 के बराबर हों तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई समीकरण जिसमें 2 चर होते हों और चर की घातें 1 के बराबर हों तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब होता है कि जो आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होगा वो 2 लोगों के साथ होगा। अर्थात एक समीकरण भी 2 चर वाला होगा, दूसरा समीकरण भी 2 चर वाला होगा। तो इसका मतलब एक जोड़े में आ जाएंगे, एक पेयर में आ जाएंगे। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का तब वो युग्म कहलाने लगेगा, यानी कि जोड़ा कहलाने लगेगा। जैसे कि आप बात समझिए, अगर हम आपको दे दें कि x + 2y = 7, फिर दे दें 2x + y = मान लीजिए आपको 5 दे दें, तो इस तरीके से आप इस समीकरण के ऊपर गौर करो। यहाँ देखो ये समीकरण 2 चरों x और y में लिखा गया है, लेकिन इसकी घातें किसके बराबर हैं? 1 के बराबर हैं। इसका मतलब ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। और यहाँ भी आप गौर कीजिए तो इसका मतलब इस समीकरण में भी 2 चर राशियां हैं और इन चरों की घातें किसके बराबर हैं? 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये भी 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। तो जब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण इस तरीके से पेयर के रूप में लिखे जाते हैं, जोड़े के रूप में लिखे जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अब कोई भी समीकरण होता है तो किसी भी समीकरण में देखिए, आप यहाँ पे आप गौर कीजिए कि आप उसका सॉल्यूशन याद करते हैं, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढने का काम करते हैं, उसके हल को निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ भी मुझे क्या करना होगा? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ढूंढना होगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ समझिए कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो एक जनरल रूप होता है, जो एक व्यापक रूप होता है, वो क्या चीज़ होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप बताओ, तो इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप का मतलब कि जो समस्त रैखिक समीकरणों का एक प्रतिनिधित्व करे, जो उसकी अगुवाई करे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख लो, इसको हम लिखते हैं ax + by = c। ऐसा जो रूप होगा, इसी रूप को हम कहते हैं कि ये क्या होता है कि आपका व्यापक रूप होता है। यहाँ आपके a, b और c
ये क्या होने चाहिए, ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक संख्या में आप एक बात ये समझिए कि वास्तविक संख्या आपकी 0 भी होती है, लेकिन यहाँ a और b, ये आपके a और b, a व b दोनों नहीं बराबर होने चाहिए किसके, 0। वास्तविक तो सब रहे, लेकिन a और b 0 रूपी वास्तविक संख्या नहीं होनी चाहिए कि a और b दोनों क्या हो जाएं, 0 यहाँ हो जाएं। तो इसका मतलब वो बात आपका तब वो रैखिक समीकरण, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ ये बात आपकी एक नेसेसरी होती है कि ये a b c तो वास्तविक होने चाहिए, लेकिन वास्तविक के अंतर्गत 0 भी आता है तो कहा जाएगा कि a और b क्या 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब a और b 0 नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर इसका व्यापक रूप पूछेगा तो आप इस तरीके से जवाब देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे आपको रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ढूंढना होगा। हल का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से समीकरण को ब्रेक करो, इस तरीके से उसको तोड़ो कि आप वहाँ से चर राशियों का मान निकाल सकें। तो जब चर राशियों का मान निकाल लेना ही क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का हल करना कहलाता है, या रैखिक समीकरण का वो हल कहा जाता है। तो किसी रैखिक समीकरण से दिए गए या प्रयुक्त हुए चर राशियों के मान को ज्ञात करना ही हमारा क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर मुझे रैखिक समीकरण को हल करना होगा। अगर रैखिक समीकरण को हल करना है, उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है, तो उसके हल करने के 4 मेथड होते हैं। जैसे आपको पहला मेथड जो जानना है वो ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड या ज्यामितीय विधि। दूसरा आपका होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा आपका होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथा आपका होगा वज्र गुणन खंड विधि। यानी कि हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के जोड़े को हम 4 प्रकार से सॉल्व करने का काम करते हैं, जिसमें से आपका होता है कौन, ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफीय विधि, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एक आपका एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, एक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणनखंड विधि। इस तरीके से 4 प्रकार से हम उसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि जैसे आप ध्यान दीजिए कि 2 चरों वाले अगर आपके 2 रैखिक समीकरण होंगे, उनका जो सॉल्यूशन आएगा, उनका जो हल आएगा, वो हल की प्रकृति क्या हो सकती है, हल का स्वभाव क्या हो सकता है। जैसे देखिए, जो भी आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होगा, जब मैं उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, एक मुझे सरल रेखा मिलेगी। और जब मुझे एक सरल रेखा मिल जाए तो इसका तात्पर्य ये होगा कि इसका मतलब ग्राफीय विधि से सॉल्व करने पर मुझे पहले समीकरण से एक रेखा मिलेगी, दूसरे समीकरण से भी एक रेखा मिलेगी। तो दोनों रेखाएं किस तरीके से हो सकती हैं, वो दोनों रेखाएं देखिए 3 प्रकार से हो सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को संपात करेंगी यानी कि कोइंसिडेंटल होंगी। इस तरीके से यानी कि जब मैं दोनों चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को
प्लॉट करूंगा ग्राफ पेपर पर, उसको प्लॉट करूंगा, खींचूंगा, तो खींचने के बाद मुझे दो रेखाएं मिलेंगी। दोनों रेखाओं का नेचर कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, तो दोनों रेखाओं का स्वभाव या तो इस प्रकार का होगा, या तो इस प्रकार का होगा, या तो इस प्रकार का। तीन प्रकार से उनके स्वभाव होंगे वहां पर। और जब तीन प्रकार के इस तरीके से उनके स्वभाव होंगे तो वो समीकरण के हल के तीन तजुर्बे को बताएंगे। यानी कि उनका हल का जो स्वभाव होगा वो भी तीन प्रकार से होगा। तो तीन प्रकार से उनका हल कैसा होगा, देखिए, या तो उनका एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल का मतलब होता है अद्वितीय हल, यानी उसके अलावा और कोई दूसरा ना हो। तो एक और केवल एक हल का मतलब होता है अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। और तीसरा होगा कि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया कि जो आपके दो समीकरणों के निकाय होंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, उनके हल के तीन स्थितियां बनती हैं। और तीन स्थितियां कैसे बनती हैं, क्योंकि जब उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने का काम करता हूं, उनको खींचने का काम करता हूं, तो खींचने के बाद मुझे इन लाइनों का प्रकृति इस तरीके से तीन ढंग से होगा। और जब तीन ढंग से उनका स्वभाव होगा तो इसी कारण से उनके सॉल्यूशन के भी कितने ढंग निकलेंगे, तीन ढंग निकलेंगे। पहला ढंग होगा एक और केवल एक हल, दूसरा होगा अनेक हल, तीसरा होगा कोई हल नहीं। तो अब इसके बाद हमें ये चीज़ समझना है कि सबसे पहले मैं कैसे इस समीकरण निकाय को ग्राफीय मेथड से सॉल्व करूंगा, कैसे प्रतिस्थापन से, कैसे विलोपन से, कैसे बीजगणित से। तो जब आप ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना सीख जाएंगे तब वहां पर आपको दिखाई देगा कि इनका जो स्वभाव होगा वो कहीं ऐसा स्वभाव मिलेगा, कहीं ऐसा, कहीं ऐसा। इस तरीके से आपको नजर आएंगे। और जब नजर आएंगे तब उसके बाद हम पहुंचेंगे कि यहाँ कौन सा हल हो रहा है, एक और केवल एक हल मिल रहा है कि अनेक हल मिल रहे हैं कि कोई हल नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में, अब ग्राफिकल मेथड के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।